नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का साइंस यूट्यूब चैनल में। आज का फिर इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट वीडियो, ये दरअसल मैं ये श्रृंखला जो चला रहा हूँ जिसमें जो छूटे हुए टॉपिक हैं उनको मैं कवर कर रहा हूँ ताकि इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी छूटे हुए टॉपिक हैं वो सब आपको कवर हो सकें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में मैनग्रोव वनस्पति के बारे में। भारत में कहाँ कहाँ पर मैनग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में मैनग्रोव वनस्पतियों के बारे में। हालांकि मैनग्रोव वनस्पतियों के ऊपर मैंने पर्यावरण के अंतर्गत एक वीडियो बना दिया है, आप लोग उसको देख लेंगे तो मैनग्रोव वनस्पतियाँ और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो में खास करके भारत में के संदर्भ में मैनग्रोव वनस्पतियों की चर्चा करेंगे और उन स्थलों की भी चर्चा करेंगे जहां पर मैनग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। और फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के जब देखेंगे तो उसमें मैनग्रोव के क्या आंकड़े हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं मैनग्रोव वनस्पति। खास करके मैनग्रोव वनस्पति की खासियत यही है कि उष्णकटिबंधीय वनस्पति और कहाँ पर पाई जाती है, खास करके विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ये विषुवत-रेखीय कहीं ना कहीं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, इसका जो विस्तार आप देखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए क्या ये पृथ्वी है, इसमें जब आप देखेंगे तो ये इक्वेटर हो गया, उसके ऊपर कर्क रेखा के ऊपर हल्का चले जाइए और यहाँ पे इधर नीचे चले जाइए। 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में ये वनस्पति मुख्य रूप से पाई जाती है। और इसके लिए दरअसल इस वनस्पति को पनपने के लिए मुख्य रूप से चाहिए कि टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए और वर्षा ज़्यादा होना चाहिए। मुख्य दो चीज़ें होनी चाहिए। तो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और वर्षा भी ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये वनस्पति मुख्य रूप से उगती है। ये दोनों चीज़ें मुख्य रूप से आप देखेंगे, टेम्परेचर भी ज़्यादा और वर्षा भी ज़्यादा, ये कहाँ पाई जाएंगी मुख्य रूप से देखेंगे तो विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में ऐसी कंडीशन पाई जाती है कि टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा चला जाता है और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, तो विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में। तो जब हम विषुवत रेखा से जब उत्तर की ओर जाएंगे तो वनस्पति कम होती जाएगी और विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर जाएंगे तब भी वनस्पति धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो इसका जो विस्तार मुख्य रूप से है वो देखने को कहाँ मिलेगा, विषुवत-रेखीय क्षेत्रों के आसपास देखने को मिलता है। उष्णकटिबंधीय वनस्पति है। और भी जब देखेंगे इनकी विशेषताओं की तरफ हम जब जाएंगे कि इसकी आखिर विशेषता क्या है, तो हमें देखने को मिलती है कि पहली बात तो इसमें जब हम देखेंगे विशेषताओं में इनकी क्या है कि एक तो खारे पानी में उगती हैं। खारे पानी का मतलब क्या है कि पानी खारा होना चाहिए, वहाँ पर ये उगेंगी। दूसरी इसकी विशेषता यही कि जहाँ पर ये वनस्पति उन जगहों पर उगती है जहाँ पर इस जल एवं थल का मिलन हो, अर्थात जल एवं थल का मिलन जहाँ पर होता है, जहाँ पर जल और थल मिलते हैं वहाँ पर इन वनस्पति पाई जाती है। ये वो कोई क्षेत्र, तटीय क्षेत्र भी हो सकता है, भारत के तट के संदर्भ में देखेंगे तो गुजरात का कच्छ का क्षेत्र भी हो सकता है, महाराष्ट्र का क्षेत्र हो सकता है या केरल का क्षेत्र हो सकता है, या फिर कोई द्वीप हो सकता है जैसे अंडमान निकोबार के आसपास का द्वीप, जहाँ पर कोई भी ऐसा क्षेत्र पूरे विश्व में जहाँ पर भी कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पर स्थल खंड से जल मिलता हो, उसी के मिलन स्थल पर आप देखेंगे तो वनस्पति यहाँ पर देखने को मिलेगी। और भी इसकी मुख्य विशेषता यही कि ये उन जगहों पर उगती जहाँ पर खारा पानी और मीठा पानी दोनों आपस में मिलते हों, उन जगहों पर उगती। बहुत खारापन नहीं चाहिए, मीठा पानी भी होना, मतलब फ्रेश वाटर भी होना चाहिए, उन जगहों पर ये वनस्पति देखने को मिलती है। अर्थात ये नदियों के मुहानों के आसपास जब देखेंगे कोई एस्चुरी हो, कोई डेल्टा हो, उन जगहों पर देखने को मिलती है। जैसे सुंदरवन का डेल्टा ले लीजिए या फिर आप कृष्णा गोदावरी के आसपास का डेल्टाई क्षेत्र ले लीजिए, वहां पर भी ये वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं। तो कौन कौन सी विशेषता आपको देखने को मिली, एक तो विशेषता ये है कि विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में ये उगती है। दूसरी विशेषता की हम बात करेंगे तो स्थल और जलखंड के मिलन स्थल पे ये उगती है। तीसरी विशेषता ये कि जहाँ पर ठंडा, मतलब कि जहाँ पर खारा जल और मीठा जल, फ्रेश वाटर दोनों आपस में मिलते हो, वहाँ पर ये वनस्पतियाँ उगती हैं। तो ये सब विशेषताएं होंगी। लेकिन और भी कुछ इनकी वनस्पतियों के संदर्भ में जब हम देखेंगे तो और इनकी विशेषता ये कि खास करके अस्थिर भूमि अर्थात दलदली भूमि में ये उगती हैं। दलदली भूमि का मतलब कि बहुत ज़्यादा अस्थिर भूमि हो, बहुत कठोर भूमि ना हो, जैसे दलदली एरिया नहीं हो तो अस्थिर होता है वो, वहाँ पर ये उगती हैं। और इनकी विशेषता यही है कि इनमें भ्रूण का विकास पेड़ पर ही होता है। तो भ्रूण का विकास पेड़ पर ही का मतलब क्या होता है कि इनमें जैसे मान लीजिए जैसे ये कोई पेड़ है, अब इसका कोई भ्रूण है, मतलब कि तो ये अगर जो नीचे गिरेगा तो नीचे तो खारापन बहुत ज़्यादा है, तो खारापन नीचे बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो जो बीज इसका है वो मर जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि इनके अंदर जो जब मान लीजिए बीज होता है, बीज में इस पेड़ पर ही क्या होता है कि नया अंकुर निकल आता है, नए पौधे का विकास पेड़ पर ही हो जाता है, फिर ये बीज टूट करके नीचे गिरता है और नया पेड़ निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से कहानी होती है कि एक तो इनकी विशेषता ये है कि इनमें क्या होता है कि भ्रूण का विकास पेड़ पर ही होता है, अस्थिर भूमि मैंने बता दिया, और वायवीय जड़ें पाई जाती हैं, क्योंकि आप देखेंगे इकोसिस्टम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं और इनकी जड़ें जो होती हैं वो प्रकाशानुवर्तन होती हैं, मतलब प्रकाश की ओर जाती हैं। तो इसमें देखें तो ये वायवीय जड़ें ऊपर की ओर निकलती हैं और देखें तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में ये जड़ें ऊपर की ओर आती हैं, इसलिए पानी वगैरह लेना और ये सब, ये पानी वगैरह सब इसी से ही लेती हैं, ये इन्हीं जड़ों से ही पानी वगैरह लेते हैं, क्योंकि नीचे खारा जल अगर जो लेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि जान रहे कि कोई पौधा खारे पानी में ज़्यादा देर चल नहीं पाता, मर जाएगा। मान लीजिए आपके घर में कोई पौधा लगा है, उसमें ले जाइए 2 किलो नमक डाल दीजिए,
अपने आप मर जाएगा पौधा। तो इनके लिए भी वही चीज़ें हैं। तो ये सभी इनकी विशेषताएं हैं जिनको आप समझिएगा, और इकोसिस्टम के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, अहम है, काफ़ी अहम माने जाते हैं। महत्व की बात करेंगे तो आखिर जो हम बात करें मैंग्रोव वनस्पतियों की जो बात हो रही है, इनके महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस इनकी क्या क्या है, तो इनमें जब देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है बाढ़ से बचाव। जैसे कोई जब आप मैंग्रोव वनस्पति को देखेंगे तो इनकी जो जड़ें होती हैं जालनुमा होती हैं। तो मान लीजिए कोई बाढ़ वगैरह, सुनामी आ गई या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा के दौर में क्या होता है कि उससे रक्षा करती हैं। तो इससे क्या होता है कि वो जब प्राकृतिक आपदा वगैरह कोई आती है तो बाढ़ वगैरह को रोकने में मदद करती है, अर्थात जो तट है उसके कटाव को भी रोकती है, बाढ़ के पानी को नियंत्रित भी कर देती हैं। तटीय क्षरण को रोकना, मैंने बताया ना कि जैसे तटीय क्षरण जो होता है, ताकि कोई जो महासागर है कोई उसका ज़्यादा विस्तार ना हो पाए, इस वजह से आप देखेंगे तो जो तटीय क्षेत्रों में जो वनस्पतियाँ उगती हैं तो वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो क्या करती हैं कि तटीय क्षरण को रोकती हैं, क्योंकि वहाँ पर जड़ें काफ़ी ज़्यादा सघन होती हैं, जड़ें सघन होने की वजह से क्षरण नहीं हो पाता है। प्राकृतिक शरण स्थल, बहुत से जीव जो होते हैं जो इनमें शरण लेते हैं, बहुत सारे जीव होते हैं, छोटे मोटे जो जीव होते हैं जो दलदली क्षेत्रों में रहते हैं वो इनमें शरण लेते हैं। घोंघा हो गई, सीपी हो गई, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो यहाँ पर शरण लेते हैं। अब इनमें जब शरण लेते हैं तो इनमें और एक तरीके से कह सकते हैं कि शरण लेने के पीछे कारण ये है कि इनकी जड़ें बहुत घने होने की वजह से बड़े जीव इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो एक प्राकृतिक शरण स्थल पर मान लीजिए कोई शार्क है, मगरमच्छ है, कोई बड़े जीव हैं, छोटी मछलियाँ भी इनमें शरण ले लेती हैं ताकि कोई बड़ी मछली इसके अंदर प्रवेश ना कर सके। कार्बन सिंक के रूप में आप जान रहे हैं कि बहुत से जो कार्बन है वो कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, अपने अंदर कार्बन को जमा के रखते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं। इन पौधों में बहुत ज़्यादा कार्बन जमा रहता है। वनस्पति, सीधी बात है, मैंग्रोव वनस्पति ले लीजिए या कोई भी जंगल ले लीजिए, कार्बन सिंक के रूप में काम करता ही करता है। अब आइए थोड़ा सा फॉरेस्ट रिपोर्ट जो मैंग्रोव वनस्पति के संदर्भ में उसको देख लेते हैं, फिर हम भारत के मानचित्र पर आएंगे। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की हर 2 वर्षों में जारी की जाती है, तो 19 के 21 के भी जारी नहीं हुई आएगी, तो उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। मैंग्रोव वनस्पति की जब बात करेंगे तो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव वनस्पति जो है तो कितने वर्ग किलोमीटर में, 4975 वर्ग किलोमीटर में ये वनस्पति फैली हुई है, जिसमें जो पिछले 2017 की तुलना में 54 किलोमीटर अर्थात 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, किलोमीटर स्क्वायर में इसकी वृद्धि हम देखेंगे हुई है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति जो पाई जाती है वो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, और उसके बाद गुजरात है, फिर अंडमान निकोबार है। लेकिन शीर्ष जिले के तौर पे हम जब देखेंगे तो दक्षिणी 24 परगना है। ये कहाँ? पश्चिम बंगाल का दक्षिण 24 परगना है। तो इनको आप याद रखिएगा, इनसे परीक्षा में कभी भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा भारत के मैप में संदर्भ में देखते हैं कि जब भारत के मैप में जब आप देखेंगे तो चीज़ें, बहुत सी चीज़ें इसमें देखिए, जो मैं क्षेत्र बता रहा हूँ वो कोई नदी हो सकती है, वो कोई झील हो सकती है, या कोई एक फॉरेस्ट एरिया हो सकता है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कोई दलदली क्षेत्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं उन क्षेत्रों का नाम बताऊँगा, वो क्षेत्र क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से उन क्षेत्रों के नाम इंपॉर्टेंट है। हालांकि लगभग चीज़ों के बारे में आप ज्योग्राफी में पढ़ते ही रहते हैं, कभी कदार सुमेलित करने के लिए भी इनसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं। मैंग्रोव क्षेत्र पूछ लिया जाएगा कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, तो इनकी चर्चा भी आपको करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का क्षेत्र सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति, इसमें भी देखेंगे तो दक्षिण 24 परगना। उड़ीसा में जब देखेंगे तो उड़ीसा में जब ओआर का मतलब उड़ीसा, भीतरकनिका, महानदी, चिल्का और स्वर्ण रेखा के आसपास का क्षेत्र, ये वहाँ पर ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार में भी पाई जाती हैं, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में जब हम देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में कोरिंगा, पूर्वी गोदावरी, कृष्णा, ये 3 क्षेत्र हैं। कोरिंगा, पूर्वी गोदावरी, कृष्णा, ये तीनों क्षेत्र। पूछ लिया जाए कोरिंगा कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में है। या पूछ लिया जाए कोरिंगा कि किसके लिए जाना है तो मैंग्रोव वनस्पतियाँ। तमिलनाडु, पिचावरम, पुथुपेट मैंने देखा कहीं पूछा गया, पुथुपेट कहाँ पे है ये पूछा गया। रामनाथ, पुलिकट, कजुवेली, ये हो सकता है कोई एक तो कह सकते हैं आर्द्र भूमि क्षेत्र भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब जहाँ पे वनस्पतियाँ पाई जा रही हैं उनके हम नाम बता रहे हैं आपको। पिचावरम, पुथुपेट, रामानंद, पुलिकट, कजुवेली। बायोस्फीयर रिजर्व, या मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र, जीव अभ्यारण्य, चूँकि अब मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, मध्य प्रदेश, तो आप अपने राज्य के आप वहाँ के जो अभ्यारण्य होते हैं उनको पढ़ते हैं, लेकिन तमिलनाडु के नहीं पढ़ते हैं, या आंध्र प्रदेश के आप छोटे छोटे अभ्यारण्यों को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो आपके पर्पज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं। वो वहाँ के जो मान लीजिए वहाँ के जो पीएससी की तैयारी करते हैं या कोई वहाँ के कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं वो लोग पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि जब भारत के संदर्भ में जब हम बात करें मैंग्रोव वनस्पति के संदर्भ में, तब आपको वो छोटे छोटे नाम जो हैं वो ध्यान देने पड़ेंगे, जो इनको मैं इसमें बता रहा हूँ। हो सकता है कभी कदार पूछ भी ले, तो ये जो मैं बता रहा हूँ इनको याद रखिए। हो सकता है बायोस्फीयर रिजर्व हो सकता है कोई नेशनल पार्क, तो फिलहाल इसमें नहीं है इसमें कोई, लेकिन हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। नदी का डेल्टाई क्षेत्र हो सकता है, कोई झील हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।
वेटलैंड वगैरह कुछ भी। तो पिचावरम, पुथुपेट, रामानंद, पुलिकट, कजुवेली कहाँ है? तमिलनाडु में है। जब हम केरल की बात करेंगे तो वेवनाड और कन्नूर, केरल की वेवनाड झील फेमस है, जान ही रहे, तो वेवनाड और कन्नूर। कर्नाटका की बात करेंगे तो कुंडापुर, होन्नावर और कारवार, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। गोवा में गोवा ही इंपॉर्टेंट है जानने, मांडवी नदी के आसपास का क्षेत्र आप याद रखेगा, और मांडवी जुआरी नदियाँ ये सब। महाराष्ट्र में देखेंगे तो वैतरणा, वसई मनेरी, रत्नागिरी और विजयदुर्ग। रत्नागिरी बड़ा फेमस है, रत्नागिरी का आम भी बड़ा फेमस है, रत्नागिरी अल्फांसो बड़ा फेमस आम है। तो रत्नागिरी महाराष्ट्र का आसपास का क्षेत्र, वैतरणा और वसाई मनोरी, रत्नागिरी और विजयदुर्ग। गुजरात की बात करेंगे तो खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, ये रही कच्छ की खाड़ी और ये रही खंभात की खाड़ी, ये खंभात ये कच्छ, तो दोनों को याद रखेगा, इनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये भारत के संदर्भ में है, ये भारत के संदर्भ में मैंने बताया है कि प्रमुख कौन कौन से क्षेत्र हैं, इनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहें, और हो सकता है आप आगामी परीक्षा में कभी इनसे कोरिंगा मिलाने के लिए आ जाए, महानदी आ जाए, पुथुपेट आ जाए, कन्नूर आ जाए, कुंडापुर आ जाए, रत्नागिरी आ जाए, वैतरणा, कुछ भी आ सकता है। परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करके चलनी पड़ेगी, तभी आपके प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सही हो सकेंगे। तो ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो परीक्षा से इतर होते हैं, ज़्यादा लोग इनको नहीं पढ़ते हैं, आप लोग इनको तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो चीज़ें और भी आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो इसीलिए मैं ये सब लेकर के आ रहा हूँ, ताकि आपको कुछ कह सकते हैं ना, मान लीजिए 10 क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी के, तो 2 ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उल्टे होते हैं, आप नाम नहीं सुने होते हैं, तो ये सब यहीं से आते हैं पुथुपेट टाइप के, तो आप इनको नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप इसको करें। बाकी मैं बता दूँ तो यहाँ पर देखिए पुलिकट लिखा हुआ है, पुलिकट को मैंने देखिए तमिलनाडु में बताया, लेकिन पुलिकट को मैं बता दूँ तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश दोनों की सीमा पर यह झील पड़ती है। पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों की सीमा पर है, तो पुलिकट को आप दोनों में समझिएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में पड़ता है। तो ये आप याद रखिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इंडियन ज्योग्राफी का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आएंगे। अभी देखिए भारत में भूकंप वगैरह बहुत सी चीज़ें बची हुई हैं, और देखें तो अब देखेंगे तो इसमें कोयला के प्रमुख क्षेत्र, लोहे के क्षेत्र या प्रमुख लॉयस के, ये सब कुछ टॉपिक जो हैं बहुत सारे छूटे हुए हैं, उनको मैंने नहीं बताया है। आने वाले समय से भारत का भूगर्भिक इतिहास मैंने नहीं बताया अभी आपको, तो भारत में चट्टानों के क्रम के बारे में मैंने नहीं बताया, भारत के बहुत सी चीज़ें जो मैंने अभी नहीं बताई उनको भी बता देंगे। वैसे मेन टॉपिक तो कवर ही है, लेकिन ये भी टॉपिक हैं, सिलेबस का हिस्सा है, तो इनको भी कवर करना चाहिए, इसलिए मैं लेकर के आया हूँ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।